हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में जो कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है CUET 2025 के प्रिपरेशन के दौरान, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन कॉमन मिस्टेक्स कुछ हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो पहला है, आपको जल्दी स्टार्ट करना। आप क्या करते हो? लेट स्टार्ट करते हो। लेट स्टार्ट कैसे करते हो? आप आओगे नवंबर में, दिसंबर में, आप सोचोगे उस टाइम कि हमको CUET 2025 क्रैक करना है, लेकिन जब तक आपके लिए काफ़ी लेट हो चुका होगा। आप कोर्स तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन क्या होगा, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्वेश्चंस आपको सामने दिखेंगे, आपको कंफ्यूजन होगा, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, वहां आपको दिक्कत होगी। जो बच्चे अभी जुड़ गए हैं, अभी से CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, उनके लिए बहुत फायदा है। उनके लिए कैसे फायदा है? आप दिसंबर जनवरी तक कोर्स कंप्लीट कर लोगे, फिर आपके पास 3-4 महीने रहेंगे, आप उनमें मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं। और मल्टीपल्स रिविजन करेंगे तो मल्टीपल रिविजन से होगा क्या, चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी, आप रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम में और ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाएंगे। तो आपको जल्दी स्टार्ट करना है। ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि बहुत लेट यहाँ पे जागते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो वाला कहावत नहीं चलेगा, जब जागो तभी सवेरा। यहाँ पे लेट जगोगे तो आप बहुत लेट हो जाओगे, आप सिलेक्शन नहीं करवा पाओगे। ठीक है। दूसरा है, काफी बच्चे ऐसे करते हैं कि अपना जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो बिना सिलेबस देखे, बिना पेपर एनालिसिस के स्टार्ट कर देते हैं। उनको क्या होता है, अगर आप बिना सिलेबस और बिना पेपर एनालिसिस किए अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको पता ही नहीं है एक तो कि हमारे सिलेबस में क्या है, आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जो पेपर आएगा वो तो सिलेबस के अनुसार ही आएगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूं कि सबसे पहले एस्पिरेंट का काम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए होता है सिलेबस देखे और पेपर एनालिसिस करे। आप वही नहीं करते हो तो आप क्या होते हो, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है। वहां आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि आपने सिलेबस तो कभी देखा ही नहीं है। पेपर एनालिसिस भी आपको करना है कि किस तरह का पेपर आता है, पैटर्न क्या रहता है, किस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे इस एग्जाम में, लेकिन उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं, SSR रीजन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके अलावा और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। किस यूनिट का डिफिकल्टी लेवल कितना, ये कब पता चलेगा आपको? जब आप पेपर एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए पेपर एनालिसिस करना भी जरूरी है। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है कि सिलेबस और पेपर एनालिसिस किए बिना ही हम एग्जाम की तैयारी करने लगे। तीसरा है, नो स्टडी प्लान। आप बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं। देखो, बिना टाइम टेबल के पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा, आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपको पता नहीं चलेगा किस डोमेन को कम टाइम देना है, किस डोमेन को ज्यादा टाइम देना है। ठीक है। आप क्या करेंगे, एक ही डोमेन को पढ़ते हुए जाएंगे, बाकी डोमेन को छुएंगे ही नहीं। तो आप टाइम टेबल बनाइए, आपका पर्सनल टाइम टेबल बनाइए। ये हर एक स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आप टाइम टेबल बनाइए, हर एक डोमेन को डिफिकल्टी के हिसाब से अलग अलग टाइम अलॉट करिए। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी बिना टाइम टेबल के आप पढ़ रहे होंगे तो प्रोडक्टिविटी उतना नहीं आ पाता है, टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट है, आप क्या करते हैं, इर्रेगुलरिटी रखते हैं। इर्रेगुलरिटी यानी आप क्या करते हैं, कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। आप क्या टाइम टेबल बनाएंगे, 7 दिन का टाइम टेबल बनाया, 3 दिन पढ़ा, 3 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, एवरेज तो बहुत कम हो गया, आपका एवरेज आवर्स कम हो गए। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू रहना है। जो आपने टाइम टेबल बनाया, पहले तो टाइम टेबल को इतना फ्लेक्सिबल बनाइए कि आप उसको फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल को इतना अमानवीय बना दें कि आप अपने आप को रोबोट समझ के बना दिए। तो उसमें क्या होगा, आप अपने लिए रेस्ट बिल्कुल नहीं रखें, 2 से 6 बजे तक पढ़ना है सिर्फ। तो ऐसे नहीं चलता है टाइम टेबल। आप टाइम टेबल बनाइए, 50 मिनट का किसी भी डोमेन के लिए सब टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, उसके बाद 10 मिनट का गैप रखिए। 2 बार ऐसे कर लेंगे, फिर आप 15 मिनट का गैप रखिए। तो इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका दिमाग उस जो आपने पढ़ा है उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो आप जो टाइम टेबल बनाएंगे वो एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होगा, आपके हिसाब से टाइम टेबल होगा, आप उसको फॉलो कर पाए ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है।
और इरेगुलर नहीं रहना है टाइम टेबल में, आपको डेली उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये नहीं कि टाइम टेबल बनाकर चिपका दिए बोर्ड पे और वो बस चिपकाने के लिए आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। ठीक है, आप ऐसे करेंगे तो आप कंपटीशन से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में बहुत बच्चे बैठते हैं और बहुत बच्चे, आप नहीं पढ़ रहे होंगे, कोई और तो पढ़ रहा होगा ना, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इरेगुलर आपको नहीं रहना है। मल्टीपल रिसोर्सेज, काफ़ी बच्चे, मैंने बहुत देखा है कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, हर जगह से पढ़ते हैं। कोचिंग में पढ़ लिए, उसके बाद फ़ोन चलाया, यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिया उस टॉपिक का, उसके बाद मार्केट गए, कोई बुक दिखी, गाइड दिखी, उसको भी खरीद लाए। ऐसा नहीं करना है बच्चों आपको। आप मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करेंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन जब तक नहीं कर पाओगे तो आपके काम का वो टॉपिक है ही नहीं है। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आप एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो आपको कम रिसोर्सेज रखना है। अगर मैं बायोलॉजी डोमेन की बात करूं तो आपको कोचिंग के नोट्स, उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा कोचिंग के नोट्स के अलावा आप रेफरेंस बुक के रूप में एनसीईआरटी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंफर्म करना है कुछ बातें तो एनसीईआरटी रखिए, वहाँ से देखिए। उसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सब्जेक्ट का चैप्टर बेसिस पे टेस्ट देंगे, क्वेश्चंस देंगे, उसके अलावा मंथली टेस्ट करवाएंगे। आपकी प्रैक्टिस वहीं से हो जाएगी। आपको कोई भी बुक, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हमसे जुड़ चुके हैं। और नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी जुड़िए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट हो। आपको जल्दी स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद लेस रिविजन्स। आप क्या करते हैं, रिसोर्सेज, एक तो मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो कर लेते हैं जिसकी वजह से रिवीजन नहीं कर पाते। कुछ बच्चे रिसोर्सेज कम रखते हैं लेकिन रिवीजन ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, साइकोलॉजी का ये रूल होता है कि अगर किसी भी कंटेंट को आप 4-5 बार पढ़ लिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ब्रूस ली ने भी एक बहुत फेमस कोट किया है कि मेरे को उससे डर नहीं लगता जिसको 1000 किक्स आती हैं, मेरे को उससे डर लगता है जिसको जिसने एक किक की प्रैक्टिस 1000 बार की है, क्योंकि वो उस किक में क्या होगा, दक्ष होगा, निपुण होगा कि नहीं होगा। इसी तरह आपको एक टॉपिक को या उस चैप्टर को बार बार पढ़ना है, जिससे आप उस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लें। ठीक है, तो मल्टीपल रिविजन्स करने, आपको ज़्यादातर गलतियां बच्चे यही करते हैं कि रिविजन नहीं करते हैं। लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस, काफ़ी बच्चे पढ़ तो लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखो, प्रैक्टिस आपका सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, रिवीजन, आप थ्योरी कम पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। बायोलॉजी में क्या है, थ्योरी को भी इक्वल टाइम दीजिए, थ्योरी को अच्छा करिए। एक बार आपका अच्छा थ्योरी हो फिर क्वेश्चंस उठाइए, क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन उस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन हो। क्यों जरूरी है, जैसे आपने कंटेंट याद तो कर लिया लेकिन आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, हार्मफुल हो सकता है। एग्जाम में आपके नंबर कम ला सकते हैं उसकी वजह से। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहें। ठीक है, तो हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप बायोलॉजी डोमेन या फिर जो भी डोमेन की तैयारी करना चाहते हैं, साइंस की, आर्ट्स की या कॉमर्स की, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप मालवीय एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।